गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। जैसा कि हम देख चुके हैं, एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और किस प्रकार एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से भिन्न है। तो आज हम देखेंगे कि एग्रीमेंट्स और जो कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वेज, मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को कई भागों में कई तरीके से बांट सकते हैं। लेकिन आज हम क्लासिफिकेशन जो पढ़ने जा रहे हैं उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को हम अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी या लीगलिटी को अकॉर्डिंग कितने भागों में बांट सकते हैं। तो कुछ जो पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो नंबर 1 अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वैलिड एग्रीमेंट। तो बच्चों हम ये देखेंगे कि वैलिड एग्रीमेंट क्या होता है। वैलिड एग्रीमेंट जिसे हम हिंदी में कहेंगे वैध ठहराव। तो वैध ठहराव ऐसा ठहराव है जो कि कानून द्वारा परिवर्तनीय हो सकता है, यानी ऐसा ठहराव जिसे हम कानून द्वारा परिवर्तनीय करवा सकते हैं उसे हम वैलिड एग्रीमेंट बोलेंगे। मीन्स तो उसके हम अगर डेफिनेशन देखें तो ये वैलिड एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी वे सभी ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय होते हुए अनुबंध का रूप ले लेंगे उसे हम वैलिड एग्रीमेंट कहेंगे। तो वैलिड एग्रीमेंट के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो वैध अनुबंध के होने के लिए जो लक्षण चाहिए थे हमें, जैसे उद्देश्य वैध होना चाहिए, अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, पक्षकारों में 2 पक्षकार होने चाहिए। तो इस तरह की सारी बातें वैलिड एग्रीमेंट के अंदर मौजूद होंगी, तभी वे कानून द्वारा परिवर्तनीय हो पाएंगे। सेकेंड बिंदु है हमारा वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट अगर हम देखें तो वॉइड का मतलब होता है व्यर्थ, यानी जिसे कानून रूप से हम अनुबंध नहीं बना सकते। तो ऐसे एग्रीमेंट मतलब एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। मतलब सेक्शन 2G कहती है कि सेक्शन 2G के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वॉइड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट होगा बच्चों जिसे हम कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं करवा सकते, मीन्स नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो उसे हम कहेंगे वॉइड एग्रीमेंट। और वॉइड एग्रीमेंट का पीरियड होता है जबकि हम परिवर्तनीय नहीं करवा पाएंगे, जबकि उसमें किसी प्रकार की वैध अनुबंध का अभाव हो। सपोज करिए उसका उद्देश्य वैधानिक हो, पक्षकारों के बीच अनुबंध करने की क्षमता नहीं हो, तो इस तरह के जो ठहराव किए जाते हैं वो प्रारंभ से ही व्यर्थ माने जाएंगे। उन्हें हम कभी भी कानून का सहारा लेकर अनुबंध नहीं बना पाएंगे। तो ये स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2J। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन जो है बच्चों ध्यान होना, सेक्शन 2J। जब हम लॉ पढ़ते हैं तो हमें सेक्शंस पर ध्यान देना है। सेक्शंस अगर आप याद करें तो बिल्कुल सही ही याद करें, गलत ना करें। तो हमारे सेक्शन 2J कहती है कि एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि पढ़ते समय बिल्कुल सही था, मतलब पूरी उम्मीद थी कि वह कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो परिस्थिति इस तरह की उत्पन्न हो गई है जिसके कारण उसको पूरा करना संभव नहीं है। तो वो तब व्यर्थ हो जाएगा जबकि वह कार्य करने से रुकता है। तो ऐसी स्थिति में वो ठहराव बना रहेगा, कभी भी अनुबंध का रूप नहीं लेगा और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाए। सपोज करिए कि जैसे डॉक्टर नौला का जो पब्लिशर है आपकी जो जिनकी हम बुक पढ़ रहे हैं, इन्होंने अपने ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपको दिए समझाने के दृष्टिकोण से। तो उसमें ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि डॉक्टर नौला ने पब्लिशर से ठहराव किया कि 6 महीने के अंदर उनको ये बुक लिख के देंगे, और बच्चे जब व्यक्ति बुक लिखता है तो उसके बदले उसको रॉयल्टी मिलती है और पब्लिशिंग का जो भी है सब कुछ उसको मिलता है। तो नौलखा साहब ने एग्रीमेंट कर लिया है कि मैं 6 महीने में आपको नई किताब लिख के दूंगा। लेकिन सपोज़ करिए अचानक से नौलखा साहब के स्वास्थ्य खराब रहने लगा, उन्होंने तो आधी लगभग किताब लिख ली और कुछ समय पश्चात वो स्वास्थ्य सही ना रहने पाए, उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर अभी नौलखा साहब की जब मृत्यु हो गई मतलब वो कार्य करने से रुक गए, यानी जो उन्होंने किताब लिखना प्रारंभ कर दिया था उन्हें पता था कि किताब में लिख लूँगा, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं था कि मेरी अचानक मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब वो कार्य परिवर्तित होने से कब रुका बच्चों, जबकि उनकी मृत्यु हो गई, सडनली डेथ होने से वो रुक गया। तो ऐसी स्थिति में जब परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है कि कार्य करना पूरा संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि कार्य जो था व्यक्ति की प्रकृति का था। राइटर की बुक को राइटर ही लिख पाएगा क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन का वर्क है। तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि जब ठहराव किया गया था पब्लिशर से तब उसे ये नहीं पता था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं बुक नहीं लिख पाऊँगा, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है बच्चों। हम कुछ भी नहीं कह सकते भविष्य के बारे में,
तो ऐसा कार्य होने से कब हमारा ठहराव परिवर्तित होने से रुक गया, जबकि एक पक्षकार की मृत्यु हो गई, जो कि इसकी विषय वस्तु का जो हमारा जो ठहराव का मुख्य पक्षकार है उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात अभी ठहराव जो पूरा होने से अधूरा रह गया। तो ऐसी स्थिति में इसको हम कभी भी अनुबंध नहीं बनाए, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। यानी जब ऐसा ठहराव, ऐसा अनुबंध जो कि कार्य करते समय पूरी संभावना थी कि उसको इन्फोर्सेबल लॉ कर सकते हैं, लेकिन अब वो रुक गया होने से, ऐसा परिवर्तित होने से कब रुक गया, जो कि परिस्थिति इस तरह की उत्पन्न हो गई है कि उस कार्य को पूरा करना संभव नहीं है। तो इसे हम बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसे हिंदी में हम कहेंगे व्यर्थनीय अनुबंध। तो व्यर्थनीय अनुबंध सेक्शन है बच्चों 2I। तो सेक्शन 2I के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक ऐसा अनुबंध जो कि एक या एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा से परिवर्तनीय होता है, उसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सपोज जैसे कि बच्चों हमने देखा था कि एग्रीमेंट जब हम बनाते हैं तो एग्रीमेंट होने के लिए प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बोला था कि जब हम प्रपोजल पर एक्सेप्टेंस लेते हैं तो हमें सबसे ज़रूरी बात वो ध्यान ये रखनी है कि जो एक्सेप्टेंस आपको दी गई है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की सहमति या डर के कारण डराकर उस सहमति लेते हैं कार्य करने की, तो स्वतंत्र सहमति वो नहीं मानी जाएगी। जैसे एक्स ने वाई से कहा मुझे तुम्हारी कार 2 लाख में ख़रीदनी है। सपोज़ करिए वाई अपनी कार उसको नहीं बेचना चाहता क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा है। वो कहता है कि मैं अपनी कार तुम्हें नहीं बेचूंगा। अब यार उसको डराता है यदि तुम अपनी कार नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या कुछ भी ऐसा गलत कार्य जो जिससे वो डर जाता है, उसको धमकी दी जाती है इस तरह की। तो ऐसे धमकी से डरकर यदि व्यक्ति अपनी सहमति वाई उसको दे देता है तो यहाँ पर उस सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पीड़ित पक्ष कौन है बच्चों, क्योंकि एक्स ने वाई को डराया तो वाई की इच्छा पर ही परिवर्तनीय है। वॉइडेबल वो कानून नहीं सिद्ध कर दे कि उसने सहमति दी है वो डर के कारण दी है, तो उसे हम बोलेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसे वॉइडेबल में बच्चों जो व्यक्ति जिसको नुकसान हो रहा है, जो इंजर्ड पर्सन है, उसके पास राइट है कि वो चाहे तो उस अनुबंध को पूर्ण मान ले, यानी तो अपनी कार को 2 लाख में बेचकर निश्चित हो जाए, किसी से कुछ ना कहे, या फिर वो न्यायालय में ये सिद्ध कर दे कि जो सहमति उसने दी है वो डर के कारण दी है, उसके संग इस तरह का व्यवहार किया गया जिस कारण दिए, तो उसके अनुबंध को व्यर्थनीय माना जाए। तो उसे हम कहेंगे व्यर्थनीय कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2I। नेक्स्ट बिंदु है हमारा इल्लीगल एग्रीमेंट। इल्लीगल एग्रीमेंट का मतलब अवैध ठहराव। अवैध ठहराव ऐसे ठहराव होंगे बच्चों जिसमें कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इल्लीगल होगा। जैसे किसी को जान से मारना, चोरी करना, बिना लाइसेंस के पटाखों का या ज्वलनशील वस्तुओं का व्यापार करना, बिना लाइसेंस रिवॉल्वर रखने का कार्य कर। तो इस तरह के जो इल्लीगल एग्रीमेंट अगर आप करते हो तो ये अवैध कार्य से प्रेरित है, ये भी व्यर्थ माने जाएंगे, क्योंकि कानून कभी भी अवैध कार्य को मान्यता नहीं देता है, सपोर्ट नहीं करता, तो फेवर नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में इल्लीगल एग्रीमेंट का कोई महत्व नहीं रह जाता। और अगला बिंदु जो हमारा लास्ट बिंदु है क्लासिफिकेशन में, वो है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल का मतलब है जिसे हम कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं करवा सकते। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे वो हम कहलाएंगे अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो कई बार अगर हम देखें तो परिस्थिति इस तरह की होती है जिसको कि कानून सपोर्ट नहीं करता है, कानून केवल उन्हीं को परिवर्तन करने की अनुमति देगा जिसमें वैध अनुबंध के लक्षण माने गए। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को कि किस प्रकार इन्फोर्सेबिलिटी या लीगलिटी के अकॉर्डिंग हम इन्हें विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। तो बच्चों मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी जो वैलिड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है, इनमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आप बुक से स्टडी करिए, बुक को देखिए, आपको और अच्छे एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग इसके मीनिंग क्लियर किए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि जो आपको पढ़ाएगा उसको समझें। आप बुक में पढ़ें, एक बार नहीं समझ में आएगा, सेकेंड बार पढ़े, 3 टाइम्स पढ़े, आपको अवश्य समझ में आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, सबसे जो इलस्ट्रेशंस आपको दिए हुए हैं, अब आप देखेंगे बोल्ड वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, उन वर्ड्स पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, इलस्ट्रेशंस को पढ़िए। जो आपको जो समझाया जा रहा है मीनिंग, जो भी आपको टॉपिक उससे रिलेवेंट आपको बहुत से मैंने इलस्ट्रेशंस दिए गए, उन इलस्ट्रेशंस को आप पढ़ के अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब बच्चों मैं आपसे फिर कहना चाहूँगी कि लॉ ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक वो आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको कुछ भी समझ में
नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से समझिए, फिर उनके टाइप्स करिए, उनको समझिए, पढ़िए और इलस्ट्रेशन करते हुए अपना तैयारी कीजिए। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही काफ़ी है, आप इसको पढ़ें और अगले क्लास में आगे के दूसरे क्लासिफिकेशंस के बारे में चर्चा करें।